हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए है क्लास 10 के बच्चों के लिए 10th के बच्चों के साइंस का जीव जन्म कैसे करते हैं। तो उस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले लैंगिक जन्म की चर्चा कर रहे हैं। अलैंगिक जनन हमने पहले पढ़ा था, अब हम लैंगिक जनन की चर्चा कर रहे हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा। नर और मादा जीवों की आवश्यकता लैंगिक जनन में होती है, यानी कि ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा, नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर युग्मकों को, अब इसमें दोनों युग्मक होते हैं, नर युग्मक, दो जो नर से प्राप्त होते हैं उनको हम नर युग्मक कहते हैं, जो गतिशील होते हैं। ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील युग्मक नर युग्मक होते हैं जो नर से प्राप्त होते हैं, और मादा से प्राप्त जो युग्मक होते हैं वो स्थिर युग्मक होते हैं। वह भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन से भरे होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। तो जब ये मादा से जो युग्मक प्राप्त होते हैं उसको मादा युग्मक भी कहा जा सकता है, उसको मादा युग्मक कहा जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, जहाँ भोजन का संचरण होता है वो मादा युग्मक होते हैं, और जो स्थिर होते हैं और जो गतिशील युग्मक होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम एक अभी जीव का नहीं देखेंगे, हम इसमें एक फ्लावर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जैसे गुड़हल का पौधा है, ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक, तो इससे पहले कुछ शब्दावलियों को समझते हैं हम। जैसे सबसे पहले एक लिंगी पुष्प क्या होता है? सबसे पहले हम जाएंगे एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी और द्विलिंगी, दो प्रकार के पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं ये सब समझना जरूरी है, तो डिफरेंस आता है आपको लिखने के लिए। तो एक लिंगी जिसमें एक जनन अंग उपस्थित है, जिसमें क्या उपस्थित होता है? एक जनन अंग, एक जनन अंग उपस्थित रहता है। या तो इसमें क्या होगा? नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग होगा। तो उसको हम कहते हैं एक लिंगी, या तो नर होगा, नर या मादा जनन अंगों में से एक जनन अंग उपस्थित होगा, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। इसके उदाहरण जैसे हम वनस्पतियों में देते हैं, तो जैसे आपका पपीता हो गया और तरबूज हो गया, ये इसके उदाहरण है, एक लिंगी के उदाहरण है। इसी तरह से द्विलिंगी पुष्प, जैसे नाम से लग रहा है द्वि यानी कि दो है, तो द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं, दोनों प्रकार के जनन अंग उपस्थित रहते हैं। ये जनन अंग होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिसमें नर जनन अंग भी हो और मादा जनन अंग भी हो, जिसमें दोनों जनन अंग उपस्थित रहते हैं, उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे हम सरसों ले लेते हैं, सरसों का पेड़ आपने देखा होगा, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, उसी तरह से गुड़हल, इस तरह से इसके बहुत सारे उदाहरण और आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एकलिंगी और द्विलिंगी जो पुष्प है उनका अंतर समझ गए हो। अब हम जो मैंने ये एक द्विलिंगी पुष्प है इसकी संरचना बनाई है यहाँ पर। तो द्विलिंगी पुष्प में देखिए दोनों जनन अंग होंगे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग जो यहाँ पर है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नर जनन अंग कौन है। ये छोटे से यहाँ पर जो येलो कलर के दिखते हैं, आपने फूल देखा होगा, फूल को अगर आप गुड़हल के या सरसों के फूल को पकड़ें तो उसमें येलो कलर की छोटी छोटी सी बूंदें जैसे दिखाई देती हैं, उसको अगर हम हाथ में ऐसे रखेंगे तो वो पूरा येलो हो जाता है हमारा। ठीक, तो वो जो है उनको पराग
क्या कहा जाता है, उनको परागकण कहा जाता है। जो ये इसके अंदर भरे होते हैं इनको परागकण कहा जाता है, परागकण। और जिसमें ये उपस्थित रहते हैं, जो ये पूरा बॉक्स है, इसको परागकोश कहते हैं, इसको परागकोश कहा जाता है, जिसमें नर जननकोष या नर युग्मक उपस्थित रहता है। तो इसके अंदर नर युग्मक उपस्थित रहता है। इसके अलावा इसमें जो है ये नर वाला जो पार्ट है वो सिर्फ ये। उसके बाद हम आते हैं, ये इसमें एक फैलोपियन ट्यूब आ रही है, इसको कहते हैं वर्तिका, और यहाँ पर ये अंडाशय है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस पूरे पार्ट को हम स्त्री केसर भी कहते हैं, स्त्री केसर, क्योंकि यह जो है मादा जनन का पार्ट है। इसमें सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका का अगला भाग है, तो इसलिए इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिका का अगला भाग वर्तिकाग्र। उसके बाद ये जो ट्यूब आ रही है पूरी नीचे को, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पर परागकोश में उपस्थित जो परागकण थे, जो नर युग्मक थे, वो इस रास्ते से गति करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया था कि जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो यहाँ से गति करते हुए नीचे की ओर आते हैं, ठीक। और ये पूरी जो लाइन है जिससे वो गति करते हुए आते हैं, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका से ये युग्मक पहुँचते हैं अंडाशय में, और ये जो पोर्शन है ये अंडाशय है। तो इस तरह से अंडाशय प्लस वर्तिका और वर्तिकाग्र, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा बनता है स्त्री केसर, जो उसका नर जो मादा जनन होता है। उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, ये पोर्शन अंडाशय होता है। तो बच्चे यहाँ पर आएंगे और हम एक चीज और समझेंगे। अच्छा, ये जो होते हैं, ये जो फूल जो हम आकर्षण करता है, जिसकी वजह से जो आकर्षित होते हैं, जो इसमें मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे आदि, वो इसके कारण आकर्षित होते हैं। हम भी पुष्प की तरफ ये जो दल होते हैं इसकी वजह से आकर्षित होते हैं, बड़े बड़े से जो पार्ट होते हैं इसके। और ये बाह्य दल होता है। बाह्य दल का कार्य होता है, जब जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, वो अपनी आरंभिक अवस्था में होता है, तो आरंभिक अवस्था में उसकी सुरक्षा करने का जो दायित्व होता है वो इसके पास होता है, जो बाह्य दल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इतने पार्ट इसमें होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी अनुदैर्ध्य काट का डायग्राम बनाने को आपकी परीक्षा में आता है। इसके बाद हम इसमें कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे ये दो चीज आपको क्लियर हुई। उसके बाद हम इसमें आते हैं परागण की प्रोसेस, पॉलिनेशन इसको बोला जाता है, जो परागण। तो ये प्रोसेस क्या होती है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से नर युग्मक, जो परागकोश है, इसमें जो नर युग्मक होते हैं, जो पीले कलर के नर युग्मक होते हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से गतिशील अवस्था में अंडाशय तक आते हैं। कहाँ से आते हैं, यहाँ से निकल करके इसी फ्लावर के भी आ सकते हैं, दूसरे फ्लावर के भी आ सकते हैं। अब उनके माध्यम भी अलग अलग हो सकते हैं, वो कीट पतंगों के द्वारा आ सकते हैं, वायु के चलने से आ सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम जल के द्वारा आ सकते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जो परागण की क्रिया है वो अलग अलग तरह से होती है, कीट पतंगों के द्वारा हो सकती है, ठीक है, हवा के द्वारा हो सकती है, जल के द्वारा हो सकती है। फाइनली है कि जो नर युग्मक है, इनको वर्तिकाग्र पर पहुंचना है, और वर्तिकाग्र से ये नर युग्मक इस वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी, ये परागण कहलाती है। जब नर युग्मक वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं, ये अंडाशय है, अंडाशय में पहुँचते हैं। तो यह जो क्रिया है, यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है बच्चों, यह क्रिया परागण कहलाती है। जो परागण की क्रिया होती है, इसको हम और दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक स्वपरागण, पहला पार्ट इसका स्वपरागण, और दूसरा हो गया परपरागण। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। स्वपरागण में जिस पुष्प के परागकण हैं, यदि वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में
और वहां से होते हुए अंडाशय में पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्व माने स्वयं के परागण की क्रिया। जो दूसरा आपका परपरागण है, इस प्रक्रिया में किसी दूसरे पुष्प के नर युग्मक यानी कि परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि अंडाशय में क्या होता है। अब अगली चीज है कि इस अंडाशय में क्या होता है। अंडाशय में होने वाली क्रिया है निषेचन। अंडाशय में होने वाली क्रिया है निषेचन। निषेचन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे। जब नर युग्मक जो गतिशील थे और जो मादा युग्मक हैं, ये आपस में संलयित होकर के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है, क्या होते हैं? यहाँ पर संलयित होते हैं। संलयित यानी कि जोड़ना, जोड़ करके होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन, ठीक है। इसमें भी अंतर आता है आपका निषेचन और परागण में अंतर लिखने को। तो जो निषेचन की क्रिया है वो कब होती है? परागण की क्रिया के बाद होगी। उसमें परागण की क्रिया के बाद होगी। जब वर्तिकाग्र से यहाँ अंडाशय पर नर युग्मक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद यह क्रिया आरंभ होगी। तो ये तो था निषेचन। अब निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या चीज बनती है, अब वो देखते हैं हम आगे। इसे कहा जाता है अंकुरण। इसको अंकुरण, निषेचन की बाद होने वाली क्रिया क्या है? अंकुरण है। अंकुरण की क्रिया में क्या होता है? जो यहाँ पर अंडाशय में नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, तो भ्रूण का निर्माण होता है। इस चीज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का निर्माण होने की जो क्रिया है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अंकुरण कहलाता है, यानी कि अंकुरित होना, ठीक है, अंकुरण की क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, इसमें हमने आपको क्रमशः सबसे पहले जो ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल का पुष्प है, इसकी अनुदैर्घ्य काट का जो इसके जनन अंग थे उसको समझाया इसके द्वारा, और आपको समझाया निषेचन की क्रिया क्या है, एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प क्या है, और परागण की क्रिया क्या होती है। और इसके बाद हम अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।